Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So friends, first of all let me tell you कि UGC नेट की नोटिफिकेशन आई है जिसमें कि उन्होंने फॉर्म भरने की डेट जो एग्ज़ाम जून 2020 का था उसके लिए जो डेट है वो बढ़ा दी है, जिसमें 15 जून लास्ट डेट थी, अब वो 30 जून कर दी गई है। तो अभी भी अगर आप लोग में कोई ऐसा है जिसने फॉर्म नहीं भरा कि और अगर वेट कर रहा था कि बाद में भरेगा, दिसंबर वाला भरने की कुछ प्लानिंग थी, तो आप लोग इसको भर सकते हो बिकॉज यू विल गेट सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, राइट। और आप लोग फॉर्म भर दो, अच्छा खासा टाइम आपको मिला, अपॉर्चुनिटी मिली है पढ़ने के लिए, तो बेटर है कि आप लोग अच्छे से स्टार्ट कर दो अपनी पढ़ाई को। और फॉर्म जिन्होंने नहीं भरा है प्लीज़ भर लो, ठीक है। तो अभी तक जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैनेजमेंट के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में, जिसमें हम लोग ने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और बाकी उसमें कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें पढ़ी, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग नेक्स्ट यूनिट शुरू करने वाले हैं जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल मैनेजमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, जब भी हम लोग मैनेजमेंट की बात करते हैं तो किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका जो सक्सेस होती है वो डिपेंड करता है कि उसके जो पर्सनल होते हैं उनकी कैपेसिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ पे। तो पर्सनल को अगर सिंपल टर्म में समझा जाए तो जो मैन पावर होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग वहाँ काम कर रहे होते हैं उनको कहा जाता है पर्सनल। और उनसे जुड़े हुए जो भी मैनेजमेंट होती है, चाहे उनको हायर करना हो, चाहे उनकी आपको सैलरी वगैरह जो भी डिसाइड करनी होती है, फिर उनकी ट्रेनिंग वगैरह जो डिसाइड करनी होती है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आपकी पर्सनल मैनेजमेंट का जो है वो पार्ट होती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पर्सनल मैनेजमेंट क्या होता है, अगर उसकी डेफिनेशन देखें जो फ्लिपो ने दी थी कि पर्सनल मैनेजमेंट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन, maintenance of people for the purpose of contributing to organizational, individual and societal goals। तो हम लोग जब भी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो देखिए मैनेजमेंट में हमेशा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आप सिंपल से समझ सकते हो कि पर्सनल मैनेजमेंट में हम लोग पर्सनल की मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को कितना मैन पावर चाहिए, अगर हम लोग को कोई पर्टिकुलर प्रोडक्शन करनी है या हमें पता है कि अगले साल हमारे पास ये प्रोडक्शन होने वाली है या ये सर्विस हमें प्रोवाइड करनी है, इतने लेवल, इतने यूनिट पर प्रोवाइड करनी है, तो हम लोग उससे अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग को कितने पर्सनल चाहिए होंगे। और भी चीज़ें होती है, ट्रांसफ़र होता है, प्रमोशन होता है, जिसके कारण से वैकेंसीज हो जाती हैं, ठीक है ना, पोस्ट वैकेंट हो जाती है, तो उसको भी फिल करने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। आपको अंदाज़ा, आपको एक एस्टिमेशन लेके चलना पड़ता है कि ठीक है इतनी पोस्ट आपके पास खाली रहेगी एंड यू विल रिक्वायर द मैन पावर फॉर दैट, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, इसमें भी हम लोग डिपार्टमेंटलाइज करते हैं बिकॉज जो भी आपकी पर्सनल होते हैं उसमें कई सारे लोग आते हैं, तो उनको आपको किस अथॉरिटी पे रखना है, किस आपको उसको उनको लेवल पे रखेंगे, कौन से हायर की लेवल देंगे, ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड करनी होती है। उनको कंपनसेशन देना होता है क्योंकि भाई आप किसी से काम ले रहे हो तो उसके एवरेज में आपको उसको कुछ तो देना होगा, तो जो भी उसकी सैलरी है, उसका रेम्यूनरेशन, जो भी चीज़ें हैं, उसके बेनिफिट्स जो भी बनते हैं, तो वो सारी चीज़ें उसमें डिसाइड होती है। इंटीग्रेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी इतने सारे लोग हैं, ह्यूमन, यहाँ पे ह्यूमंस की बात हो रही है, तो डेफिनेटली उनके बीच में एक इंटरलिंक करना, उनको आपस में इंटीग्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होती है, कोई भी काम अगर इंटीग्रेशन प्रॉपर नहीं होगा तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है सफ़र करेगा, ऑर्गेनाइजेशनल आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे मेंटेनेंस की बात होती है क्योंकि हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ लोगों को लेना ही नहीं है बल्कि उनके जो उनके डेवलपमेंट के लिए भी काम करना है, कि जैसे कि अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो अब उन लोगों को आपको सिखाना भी तो पड़ेगा ना कि उसको कैसे हायर करें, कैसे उसको हैंडल करें। फिर उसके बाद कोई भी और चेंज आता है या वो आगे भी आपके साथ कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा आ रहा है, ठीक है, कोई मैन पावर आ रहा है, तो उसकी भी एक अपनी खुद की एक गोल रहती है, ठीक है। तो आपको ये भी देखना है कि आप ऐसे काम करो, आप उनको ऐसे मैनेज करो कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल साथ में उस पर्टिकुलर बंदे का, मतलब उस मैन पावर का, उस इंडिविजुअल का गोल भी अचीव हो पाए और साथ ही साथ सोसाइटल गोल भी अचीव हो पाए। अब यहाँ सोसाइटल गोल क्यों आता है, क्योंकि हम लोग जो पर्सनल मैनेजमेंट की बात कर रहे होते हैं, हम लोग कोई रिक्रूटमेंट, हायरिंग वगैरह करते हैं ना, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे होते हैं। और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पे हम लोग को लिविंग स्टैंडर्ड्स, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड बातें आ जाती हैं, हम लोग सोसाइटी की बातें आ जाती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सोसाइटी में एक बेटर काम कर रहे हैं ना, हम लोग नौकरी दे रहे हैं लोगों को, रोटी कपड़ा मकान दे रहे हैं एक तरह से।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली पर्सनल मैनेजमेंट का आपका पार्ट है, जिसमें हम लोग किसी भी लोगों को हायर करना, उन लोगों को उनको ट्रेनिंग करना, उनका मेंटेनेंस करना, कंपनसेशन वगैरह देना, ये जो सारी चीज़ें आती हैं ना, और ये हम लोग क्यों करते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल, इंडिविजुअल, सोसाइटल गोल को अचीव करने के लिए। तो ये आपका पार्ट होती है पर्सनल मैनेजमेंट की। अगर ब्रेक की भाषा में कहा जाए तो इट इज़ अ पार्ट विच इज़ प्राइमली कंसर्न विथ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक ऐसा पार्ट है जो कि बेसिकली कंसर्न होता है ह्यूमन रिसोर्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके बारे में ही होता है। यानी कि जो आपके लिविंग बींग्स है ऑर्गेनाइजेशन में, जो लोग काम कर रहे हैं, ये उनके बारे में होता है। उनको जो हम लोग मैनेज करते हैं वो पर्सनल मैनेजमेंट होता है। अभी फिर नेक्स्ट आता है कि नेचर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। तो अगर पर्सनल मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी चीज़ें होती हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें है सबसे पहले कि इट इंक्लूड्स द फंक्शंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट एंड कंपनसेशन। तो इसमें हम लोग ने क्या बात किया कि जो भी पर्सनल मैनेजमेंट होता है इसमें 3 फंक्शंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयमेंट हम लोग करते हैं बिकॉज हम लोग लोगों को हायर करते हैं, उनको कंपनसेशन देते हैं, उनको पैसे देते हैं काम कर, उनको लाइवलीहुड देते हैं, तो ये चीज़ इसमें आएगा। डेवलपमेंट उनका करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि उनके स्किल्स हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं, और वो स्किल्स की वजह से वो आपके पास भी काम करके पैसे अर्न करते हैं, बाद में फ्यूचर में वो कहीं और जाते हैं तो उनकी वो काम आती है स्किल्स, ठीक है। तो उनका डेवलपमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल मैनेजमेंट में इंक्लूड हो जाती हैं। फिर इट इज़ कंसर्न विथ प्रमोटिंग एंड स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेटिंग की क्यों बात आती है? क्योंकि भाई हम लोग जब यहाँ पे वर्कफोर्स है तो हम लोग उनको प्रमोट और स्टिमुलेट करते हैं, क्योंकि हम लोग उनको क्या कहते हैं, आप काम अच्छा करो, आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, आपको रेम्यूनरेशन अच्छा मिलेगा, आपको पैसे अच्छे मिलेंगे अगर आप काम करते हो, तो आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, आप किसी अच्छी कंपनी के साथ जुड़ते हो तो एक अच्छा नाम भी मिलता है, एक अच्छा टैग आपको मिल जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? प्रमोट करती है, स्टिमुलेट करती है, यानी उस तरफ से डायरेक्ट करती हैं। किस तरफ डायरेक्ट करती हैं? कि वो वर्कफोर्स क्या करता है कि अपना डेडिकेशन लगा देता है, अपने सारे बेस्ट पॉसिबल कंट्रीब्यूशन देता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। एक तरह से हम लोग उसको क्या करते हैं, भाई हम लोग आपको ये बेनिफिट दे रहे हैं, आपको हम लोग रिवॉर्ड वगैरह दे, कंपनसेशन दे रहे हैं, एक अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हैं, तो उसके बदले में आप अपना डेडिकेशन और कंट्रीब्यूशन दो जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ सके। तो ये भी आपका एक नेचर हो गया पर्सनल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इट advises and assists the line manager in personal matters, thus it acts as a staff manager। अब इसका क्या मतलब हुआ कि स्टाफ मैनेजर की, जब हम लोग अभी आगे आप लोग पढ़ोगे पर्सनल मैनेजमेंट, हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड करते हैं, तो उसमें आप देखोगे कि मान लो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो पहला एक आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आता है, इनके नीचे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना देते हैं। तो इन डिपार्टमेंट में जैसे कि हम लोग बात करते हैं, अगर कोई पर्सनल मैनेजर है, ठीक है, उसका क्या काम है, वो अपनी लाइन के लोगों को तो देखेगा ही देखेगा, मतलब अपने से जो उसके जूनियर्स वगैरह उनको भी तो देता ही है, लेकिन जब कोई एक जनरल मीटिंग होती है तो उसमें क्या करता है, अपना सजेशन भी रखता है कि ठीक है हम लोग ऐसे ह्यूमन रिसोर्स को हम लोग थोड़ा सा अगर थोड़ा चेंज लाएं, हम लोग इस तरह से चेंजेस लेकर के आएँ तो ऑर्गेनाइजेशन को ये बेनिफिट होगा, ठीक है। वहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर भी अपना एक व्यू पॉइंट रखेगा, इसी तरह से अगर आपका फिनेंस कोई मैनेजर है तो वो भी अपना व्यू पॉइंट रखेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, जहाँ पे ये लोग एडवाइस दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये स्टाफ मैनेजर का काम करते हैं, लेकिन इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो स्टाफ मैनेजर का हुआ, लेकिन इनके जो हायरकी पे जो इंटीग्रेशन होता है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो इंडिविजुअली एक मैनेजर के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है, इस मैनेजर का इंटरेक्शन अपने वर्कर्स के साथ हो रहा है, तो ये जो इंटरेक्शन ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, ये बेसिकली लाइन मैनेजर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो लाइन मैनेजर्स हायर की लेवल पे होता है, स्टाफ मैनेजर आपका हॉरिजॉन्टल होता है, और जो लगभग सेम तरीके के डेजिग्नेशन शेयर करते हैं और एडवाइसेस देने का काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो लोग भी क्या होते हैं, स्टाफ मैनेजर होते हैं, ठीक है। फिर तो हम लोग कह सकते हैं कि पर्सनल मैनेजर जो है, पर्सनल मैनेजमेंट भी एक स्टाफ मैनेजर का ही काम करता है, क्योंकि वो आपको अपने जूनियर्स को तो संभालते ही संभालते हैं, उनसे जो जितने एम्प्लॉयज़ हैं नीचे सारे लोगों को संभालते ही संभालते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को भी वो लोग एडवाइसेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। फिर इट इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमन ओरिएंटेशन। अभी यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की बात हो रही है तो डेफिनेटली यहाँ पे ह्यूमन ओरिएंटेशन है, लोगों के ऊपर, जो जिंदा लोग होते हैं उनके ऊपर फोकस्ड है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर फोकस्ड है, मैन पावर के ऊपर फोकस्ड है, उनके पोटेंशियल को देखता है, ठीक है, उनके पोटेंशियल को और उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर काम करता है।
फिर इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज़ थ्रू इंसेंटिव प्लान्स, ये एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है, कैसे इंसेंटिव प्लान्स देता है, उनके काम के एवज में उनको अच्छा इंसेंटिव दे करके फिर उनको उनका बेस्ट पॉसिबल कंट्रीब्यूशन लेता है। अभी मैंने आपको बताया ना कि स्टिमुलेट करते हैं, कैसे स्टिमुलेट करते हैं, उनको रिवॉर्ड देते हैं, अब भाई तुम काम अच्छा करो हम लोग तुमको इतना अच्छा इंसेंटिव देंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, वर्कर्स अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन देंगे। तो ये बेसिकली नेचर हो गया आपके पर्सनल मैनेजमेंट का, ठीक है। अब बात आती है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सनल मैनेजर है उसका रोल क्या है, उसका काम क्या है, तो उसका रोल मैनेजरियल भी हो सकता है और ऑपरेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मैनेजरियल फंक्शन जो है, अभी ऑपरेटिव ये हम लोग आगे पढ़ते हैं। बेसिकली मैनेजरियल फंक्शन आपके वही आते हैं जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फिर आपके डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग। और ऑपरेटिव फंक्शंस वो होते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन से जुड़े होते हैं, यानी जो रोज़मर्रा के काम होते हैं, जैसे कि रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग हो गया, डेवलपमेंट हो गया। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन के जो काम होते हैं इन सबको हम लोग कहते हैं ऑपरेटिव रोल, ऑपरेटिव फंक्शन। और जो आपके प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सारे जो होते हैं ये मैनेजरल फंक्शन होते हैं। तो पर्सनल मैनेजर जो है ये दोनों ही काम देखता है। फिर उसके रोल को हम लोग ऐसे समराइज कर सकते हैं, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट को वो असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, बिकॉज वो आपको प्रॉपर डेटा प्रोवाइड करेगा, ह्यूमन रिसोर्स जो है प्रॉपर जो है ला के देगा। तो इससे क्या होगा कि इससे जो टॉप मैनेजर्स होते हैं उनको एक हेल्प मिलती है पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स जो है डिज़ाइन करने में। फिर एडवाइजिंग द लाइन मैनेजर एज ए स्टाफ स्पेशलिस्ट, ये लाइन मैनेजर्स जो होते हैं उनको स्टाफ स्पेशलिस्ट बन करके क्या कहते हैं, उनको एडवाइस देता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया कि HR डिपार्टमेंट है तो वो मार्केटिंग वालों को एक सजेशन दे सकता है, फाइनेंस वालों को सजेशन दे सकता है, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, और बाद में अपने ही भी जो जूनियर्स है उनको भी जो है सजेशन दे सकता है HR के बारे में पर्टिकुलरली, ठीक है। तो इसीलिए ये आपका एक स्टाफ स्पेशलिस्ट हो गया। फिर एम्प्लॉय को काउंसिल करता है, एम्प्लॉय की जितने भी ग्रीवांसेस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे होते हैं, जितनी प्रॉब्लम्स होती है उन सारी चीज़ों को सही करने के लिए वो एम्प्लॉय से बात करता है, उनको काउंसिल करता है, उनको सही डिसीजन लेने में हेल्प करता है। साथ ही साथ जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको अपना करियर गोल डिसाइड करना होता है कि भाई उनको क्या चाहिए अपने करियर में, तो ये सारी चीज़ें भी डिसाइड करने में हेल्प करता है। अब अगली बात करते हैं कि इट एक्टिंग एज अ मीडिएटर बिटवीन मैनेजमेंट और वर्कर, और मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में मीडिएटर का काम करता है। मीडिएटर कैसे बनेगा कि जो मैनेजमेंट ने पॉलिसीज और प्रोसीजर्स डिसाइड किए वो जाके वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट करेगा, उनको गाइड करेगा, और वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सारी चीज़ें वो पहुंचाता है मैनेजमेंट के पास, उनको रिपोर्ट करने का काम करेगा, ठीक है। तो वो मीडिएटर का काम हो गया। फिर एक्टिंग एज ए स्पोक्स पर्सन, क्योंकि भाई वो मोटिवेट करता है वर्कर को अपने जो उनके लिए एक मिसाल बन करके, ठीक है ना। तो वो तो इसीलिए वो क्या हुआ, वो स्पोक्स पर्सन हो गया और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, राइट। तो ये आपका हो गया रोल, हो गया पर्सनल मैनेजर का एक ऑर्गेनाइजेशन में। अभी हम लोग बात कर रहे थे फंक्शंस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट में, जिसमें हम लोग मैनेजरियल फंक्शन और जो आपके हैं ऑपरेटिव फंक्शन हम लोग ने पढ़े थे। तो अभी मैनेजरियल फंक्शंस में मैंने आपको बताया जैसे कि प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग क्या करते हैं कि आपको इसमें डिसाइड करते हैं कि ठीक है आपको कितने एम्प्लॉयज़ जो हैं एट एंड ऑफ द ईयर चाहिए होंगे, और इन सारी चीज़ों का प्रमोशन, ट्रांसफर, उनकी सारी चीज़ें कैसे करनी है, ये सब चीज़ें डिसाइड करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उनको डिवाइड करना, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना और उनको डायरेक्ट करना ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। ऑपरेटिव फंक्शन में क्या आता है, पहला तो आता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोक्योरमेंट, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप स्टाफ को कैसे लेकर के आओगे, ठीक है, जो आपकी मैन पावर है उसको कैसे लेकर आओगे। तो इसमें आपका रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन कैसे करते हैं। फिर डेवलपमेंट करना है, डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे सबसे पहले कि वो अपने काम को कर पाएँ। फिर उसके बाद जो उनकी स्किल्स है, जैसे कंसेप्चुअल स्किल्स है, जो उनको सोचने की जो उनकी ताकत है, लॉजिकल थिंकिंग है वर्कर्स की, एम्प्लॉयज़ की, तो उसको कैसे बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें कौन करता है, पर्सनल मैनेजर करता है। तो उनका कंपनसेशन डिसाइड करता है कि उनको कितने पैसे देने हैं उनके काम के एवज में, उनको कितना इंसेंटिव देना है, कितना बेनिफिट प्रोवाइड करना है, उनका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, ये चीज़ जो है पर्सनल मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि भाई अगर आप
किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपने वर्कर्स को रख रहे हो, एम्प्लॉयज़ को रख रहे हो, तो उनसे अच्छी प्रोडक्टिविटी आपको लेनी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ आप पैसे दे रहे हो, बदले में आपको काम नहीं मिल रहा है, तो उनका एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये पर्सनल मैनेजर ही देखता है। फिर उनका मेंटेनेंस करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप वर्कर्स को रखो बाद में वो भाग जाए। तो यहाँ पे क्या करना है, वर्कर्स को रखना है, उनके आप ऐसे रखना है कि उनकी नीड भी सेटिस्फाई हो पाए, ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव हो पाए और कंपनी किसी तरीके के घाटे में ना रहे, ठीक है ना। और अगर कोई मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा छोड़ देता है, चला जाता है, तो उस प्रॉपर आप किसी और को भी हायर कर सको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी मेंटेनेंस में हो गई। तो ये जो 2 फंक्शंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पर्सनल मैनेजमेंट के। तो जो एचआर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसी को आप ब्रीफ में आगे जाके पढ़ोगे कि ये सारी चीज़ों में क्या क्या आता है, क्या क्या होता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर और पर्सनल डिपार्टमेंट की। तो बेसिकली इसमें आपको कई बार जो है वो चार्ट्स वगैरह के बारे में पूछ सकता है और इंस्ट्रक्शंस का जो फ्लो रहता है ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान से देखनी है। पहली बात तो अकॉर्डिंग टू फिस्क एंड लोगन देयर इज़ नो प्रैक्टिकल रिलेवेंस टू द कंसेप्ट ऑफ लाइन एंड स्टाफ। अब फिस्क और लोगन क्या मानते थे, ये अभी तक कोई प्रैक्टिकल रिलेवेंस नहीं है लाइन और स्टाफ मैनेजर का, ठीक है। अभी आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, तो उसमें आपके 2 लोग माने जाते हैं। तो पहला एक होता है आपका, जैसे आप यहाँ देखोगे तो पहला आपका होता है स्टाफ मैनेजर और दूसरा होता है लाइन मैनेजर, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग हाँ, तो ये आपको देख सकते हो, ये चार्ट है, ये मैं आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हुआ तो उसमें स्टाफ मैनेजर जैसे एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से आपके डिवाइड कर दिए गए, ठीक है। इन डिपार्टमेंट्स में जो एडवाइजिंग का काम करता है, यानी जो टॉप मोस्ट मैनेजर्स होते हैं, जैसे कि चीफ जनरल, जो आपके चीफ मैनेजर्स हो गए, ठीक है, ये सारे लोग अक्सर आते हैं आपके स्टाफ मैनेजर में। और इनके नीचे जो हायरकी में जो लोग काम कर रहे होते हैं, ये लोग सारे आपके हो गए लाइन मैनेजर्स हो गए, ठीक है ना। ये अपनी लाइन को संभालते हैं, अपनी हायरकी को संभालते हैं। और स्टाफ मैनेजर जो है एडवाइजरी का काम करता है, एडवाइसेस देने का काम करता है। फिर तो अभी फिस्क और लोगन क्या मानते थे कि कोई ऐसा प्रैक्टिकल रिलेवेंस नहीं है इन सारी चीज़ों का एग्जिस्ट करने का, लाइन और स्टाफ मैनेजमेंट का। तो उसके बाद आती है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्या होता है, इट इज़ वाइटल टूल टू नो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप। अभी ये देखो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है ये, तो आपको ये जो एरो है ना, इसको देख करके आपको पता चल सकता है कि इनके बीच में क्या रिश्ता है, ठीक है, क्या रिलेशनशिप है। मतलब टॉप पे कौन होगा, लो पे कौन होगा, कौन किसको इंस्ट्रक्शन दे सकता है, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है। तो आपको ये चार्ट देख के पता चल रहा है ना। तो बेसिकली चार्ट का यही काम होता है, वो एक टूल होता है जिससे हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में क्या रिलेशनशिप है, उसके यूनिट्स में क्या रिलेशनशिप है, ये बेसिकली जो है वो क्लियर हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला मास्टर चार्ट होता है और सप्लीमेंट्री चार्ट होता है। अब आप ये देखो, मास्टर चार्ट को आप क्या कह सकते हो, इट शोज द अथॉरिटी रिलेशनशिप ऑफ कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल। अभी आप ये चार्ट देखो तो ये जो पूरा चार्ट है ना आपका, ये मास्टर चार्ट है, क्योंकि इसमें सब तरीके के डिपार्टमेंट्स आपके, सब तरीके के जो हैं जितने भी यूनिट्स हैं, इसमें जितने आपके जूनियर सीनियर्स आ रहे हैं, जितने डिवीजन्स है, सब कुछ इंक्लूड हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका मास्टर चार्ट होता है, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट बन रहा है। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे अगर सप्लीमेंट्री चार्ट की, तो ये क्या होता है, इट शोज द अथॉरिटी रिलेशनशिप ऑफ एनी डिपार्टमेंट और मेजर कंपोनेंट द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बेसिकली मेजर कंपोनेंट्स बताते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। मेजर कंपोनेंट्स इसमें क्या हो गए, पहला आप ये देखो, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के अंडर में जितने लोग आ गए, फिर ऐसे एक लाइब्रेरी का पार्ट हो गया, ठीक है। फिर आपका आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, रजिस्ट्रार, तो ये सारे जो है ना फाइनेंशियल कंट्रोलर का एक पार्ट हो गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, इनके बारे में जो हम लोग अलग अलग इनका चार्ट पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली ये आपका हो गया, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं अलग अलग, तो ये बेसिकली आपका हो गया सप्लीमेंट्री चार्ट, ठीक है। ये पर्टिकुलर एक सेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बारे में पढ़े। और लेकिन जो ये पूरा चार्ट कंप्लीट चार्ट पढ़ रहे हैं जिसमें सब यूनिट कवर हो जा रहे हैं, पूरा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही हम लोग को रिलेशनशिप दिखाई दे जा रहा है, ये बेसिकली क्या होता है, आपका मास्टर चार्ट होता है, ठीक है। तो ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है, इसका आप मतलब अपने दिमाग में एकदम रखोगे, क्योंकि आपको कभी क्वेश्चन में अगर पूछ लिया गया, आपको डेफिनेशन दे दी गई, आपको बताना पड़ा कि कौन सा चार्ट है, तो अगर आपके दिमाग में रहेगा तो ये आपको अच्छे से तुरंत ही याद आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यूजेस क्या है पर्सनल डिपार्टमेंट के। तो पहला क्या होगा,
कि नर्वस सिस्टम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। हमारे जैसे कि हमारे की जो हमारी बॉडी होती है, नर्वस सिस्टम पे सबको डिसाइड करता है, वही डिसाइड करता है कि हमारी बॉडी कैसे काम करती है, ठीक है। तो पर्सनल डिपार्टमेंट भी यही चीज़ करता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वही लोग डिसाइड करेंगे कि कैसे काम होगा, सारा प्रोसीजर्स कैसे होंगे, क्योंकि लोग नहीं रहेंगे तो काम कौन करेगा, राइट। कौन डिसाइड करेगा, कौन पॉलिसीज बनाएगा। अल्टीमेटली जो है मैन पावर ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या है कि मैन पावर को हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है ना, ये नर्वस सिस्टम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। फिर बात आती है, इट हेल्प्स द न्यू जॉइनर टू अंडरस्टैंड द इंट्रैक्शनल पैटर्न। अभी पर्सनल डिपार्टमेंट्स जो बने होते हैं ना, यानी कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स बना दिए गए, उसमें डिपार्टमेंट्स बता दिए गए, तो जो नया जॉइनर होता है ना, उसको हेल्प मिलती है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझने के लिए, और उसको इंट्रैक्शनल पैटर्न मतलब कैसे होगा, किससे किससे इंट्रैक्शन करना है उसको, ये चीज़ें जो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट देख लो, मान लो आप कहीं पे ज्वाइन कर रहे हो सीनियर अकाउंटेंट के पोस्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, तो आपको क्या होगा, आपको इससे हेल्प मिलेगी, आपको पता रहेगा कि फाइनेंशियल कंट्रोलर जो है वो आपका सीनियर है, इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आपका सीनियर होगा, चीफ लाइब्रेरियन सीनियर होगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट सीनियर होगा, राइट। और ये सब जो है लाइब्रेरियन, रजिस्ट्रार, प्रोफेसर, ये आप ही के डेजिग्नेटेड ग्रुप के होंगे, और जो इनसे नीचे के आएंगे ये आपके हो जाएंगे सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने में हेल्प करेगा ये चार्ट, ठीक है। ऑर्गेनाइज डिपार्टमेंट्स आपके बनते हैं। फिर इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग ओवरलैपिंग ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इससे क्या होगा, काम प्रॉपर तरीके से डिवाइड हो पाएगा और किसी तरीके की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओवरलैपिंग नहीं होगी। जब हमें पता है कि एक काम के लिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, एक पर्टिकुलर यूनिट है, एक पर्टिकुलर सेक्शन है, तो हम लोग वो काम के लिए फिर किसी और को नहीं हायर करेंगे ना, पर्टिकुलर उसी डिपार्टमेंट में, उसी यूनिट में, उसी सेक्शन में हम लोग उस काम को दे देंगे। इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग आउट ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस एंड सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। ये भी किसी भी तरीके की जो वीकनेस होती है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको आइडेंटिफाई करने में, और किसी भी तरीके का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करने में जो है हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट आता है, इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट किस तरह की चाहिए, ये आप आराम से इस चार्ट और डिपार्टमेंट की वजह से आप समझ सकते हो, ठीक है। जो डिपार्टमेंट हम लोग ने डिवाइड किया, इसके वजह से आप समझ सकते हो कि किसको जो है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट चाहिए, आप कैसे दोगे, ये सारी चीज़ें आप जो है वो डिसाइड कर सकते हो। तो बेसिकली ये आपका इंपॉर्टेंट होता है, जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं पर्सनल डिपार्टमेंट का, इससे आपको ये बेनिफिट होता है, राइट। अब ये आपका लास्ट आता है लाइन स्टाफ मैनेजर। अभी तक तो आपको काफ़ी कुछ इसमें समझ में भी आ गया होगा। आप ये देख सकते हो सबसे पहले कि लाइन अथॉरिटी बिकम्स अपेरेंट फ्रॉम द स्केलर प्रिंसिपल्स, यानी स्केलर प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो इसमें क्या होता है, हेनरी फॉल ने बोला था ना कि ये जो है आपके जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, फिर उनके नीचे जितने भी लोग होंगे, नीचे जो आते जाएंगे, इसको हम लोग कहते हैं स्केलर चेन, ठीक है। जो टॉप जो हायरार्की होती है बेसिकली, तो क्या होता है, लाइन अथॉरिटी बिकम अपेरेंट, ये आप ये हायरार्की देख के ही ये लाइन अथॉरिटी आप समझ सकते हो, as being that relationship in which superior exercises direct supervision over subordinate and authority relationship in direct line or step। ये क्या हो गया, लाइन अथॉरिटी क्या हो गई, जिसमें एक सुपरविजन मिलता है, जो आपके टॉप लेवल पे जितने लोग होते हैं वो डायरेक्ट सुपरवाइज करते हैं, अपने से नीचे के सबऑर्डिनेट्स को प्रोवाइड करते हैं, उनको मतलब उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उनको एक सुपरविज़न प्रोवाइड करते हैं, और ये एक लाइन से जो है ये आपको प्रोटेक्ट हो जाता है, तो आपको समझ में आ जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका बेसिकली क्या होगा, लाइन अथॉरिटी। आप ये पिक्चर देख के समझो कि अभी आप ये देखोगे कि जो जनरल मैनेजर है, राइट, इसके नीचे प्रोडक्शन मैनेजर है, प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट है, फोरमैन है, वर्कर है। तो ये जो ऊपर से नीचे लाइन गई है ना, ये हायरार्की वाली लाइन, राइट। तो ये जो है ना, जिसमें ऊपर वाला अपने से नीचे के सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ठीक है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो ये आपका हो गया लाइन अथॉरिटी, ठीक है। फिर आता है द नेचर ऑफ स्टाफ रिलेशनशिप इज एडवाइजरी। जो स्टाफ रिलेशनशिप है वो एडवाइजरी का काम करता है। द फंक्शन ऑफ पीपल इन प्योर स्टाफ कैपेसिटी इज टू इन्वेस्टिगेट, रिसर्च एंड गिव एडवाइस टू लाइन मैनेजर टू होम दे रिपोर्ट। अभी क्या करता है कि जो स्टाफ में कैपेसिटी मैनेजर्स होते हैं ना, उनका एडवाइजरिंग का काम होता है, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, रिसर्च करते हैं और एडवाइस देते हैं लाइन मैनेजर्स को, जिनको वो बेसिकली चीज़ों के बारे में बताते हैं। अभी जैसे आप ऐसे देख सकते हो कि मान लीजिए कि आपके
ये जैसे आप देख सकते हो, ये प्रोडक्शन कंट्रोल स्टाफ है, ये चीफ केमिस्ट है। तो इनके बीच में एक स्टाफ अथॉरिटी है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अब ये प्रोडक्शन कंट्रोल स्टाफ है ना, तो ये क्या करेगा, ये अपने में रिसर्च करेगा कि कितना प्रोडक्शन करना है, ठीक है। उससे जितनी भी चीज़ें होंगी, डेटा जो भी बनाएगा ना, वो क्या करेगा कि वो जो है बाकी लोगों को रिपोर्ट करेगा, या बाकी लोगों को, इनको अपना जो उससे टॉप लेवल के होंगे इनको एडवाइजिंग का काम करेगा, नीचे वालों को इंस्ट्रक्शन का काम देगा, ठीक है। वो बता सकता है ना कि मान लीजिए किसी तरीके का रिसर्च कर रहा है, तो वो उनको बता सकता है कि ठीक है, मैंने जब रिसर्च किया तो इतना प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो तुम इतना ही करो, ठीक है। तो ये एक तरह से एडवाइस ही दिया। तो ये जो है ना आपके स्टाफ मैनेजर्स का काम करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में बैठे हुए ऐसे लोग जो कि आप मतलब बेसिकली क्या करते हैं, वो लोग रिसर्च करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके बेसिस पे एडवाइसिंग का काम करते हैं। जैसे ये आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टाफ हो गया, जनरल मैनेजर हो गया, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हो गया। तो ये आप अपने अपने डिपार्टमेंट्स में रिसर्च करते हैं और अपने अपने डिपार्टमेंट का एडवाइजिंग का काम करते हैं। तो ये लोग आपके क्या हो गए, स्टाफ मैनेजर्स हो गए। अभी आप एक चीज़ और देखोगे कि जो है ना, इसमें एक बहुत चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस बिटवीन देम ड्यू टू डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड्स, गैप इन अथॉरिटी, लैक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अथॉरिटी। अभी इन लोग के बीच में ना लेकिन हमेशा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि इनके कल्चरल बैकग्राउंड अलग होते हैं, उनकी अथॉरिटी में गैप होता है। क्योंकि अभी स्टाफ मैनेजर्स को क्या होता है ना कि स्टाफ मैनेजर्स का काम एडवाइजरी का होता है, लेकिन अभी उनको क्या हो रहेगा कि मतलब उनको अगर कहीं प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं मिल रही है, एक पहचान नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। और लाइन मैनेजर्स को भी रहता है कि हम उनकी क्यों सुने, क्योंकि मान लो अगर वो, जैसे आप सिंपल से समझ सकते हो कि मान लीजिए जनरल मैनेजर है, एक मैनेजर रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टाफ है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, तो अब ये दोनों तो लगभग एक ही डेजिग्नेशन के हो गए। अभी जनरल मैनेजर के मन में ख्याल आ जाएगा कि ठीक है, ये पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की हम क्यों सुने, ठीक है ना, क्योंकि ये तो सेम डेजिग्नेशन का, हम तो सिर्फ अपने टॉप लेवल की सुनेंगे। तो ये सारी चीज़ें ना अक्सर इस तरह की फीलिंग्स होती हैं जो गैप रहते हैं अथॉरिटी में, तो ये सारी चीज़ें ना कॉन्फ्लिक्ट अराइज कर देती है। और अगर इन लोग को अपनी प्रॉपर अथॉरिटी का अपना नॉलेज नहीं होता प्रॉपर अथॉरिटी का, तो उस केस में भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और ये कैसे ओवरकम कर सकते हैं कि हम लोग अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरीके से समझें और मोटिवेट करें अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने बाकी लोगों को, कि जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वो डेवलप हो पाए। तो बेसिकली ये सिंपल सी चीज़ें थी। आप इसको ध्यान से समझोगे कि इसमें आपको क्या जानना था कि बेसिकली लाइन एंड स्टाफ मैनेजर्स होते क्या हैं और पर्सनल मैनेजर का काम क्या होता है, पर्सनल मैनेजमेंट होता क्या है। तो आपको कुछ चीज़ें इसमें बेसिकली पूछी जा सकती हैं, जैसे कि अगर पूछा जाए कि किस तरह का फंक्शन है पर्सनल मैनेजमेंट, तो आप कह सकते हो कि ये स्टाफ मैनेजमेंट होता है, ठीक है। ये स्टाफ मैनेजर्स की तरह रोल करते हैं। साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है कि मैनेजर और ऑपरेटिव रोल करते हैं, तो इसमें इसके फंक्शंस के बारे में कुछ आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा चांसेस वही है कि वो स्टाफ फंक्शन होता है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मास्टर चार्ट और सप्लीमेंट्री चार्ट का भी आपको डेफिनेशन दे करके आपसे पूछा जा सकता है कि जो है ये किस तरीके का चार्ट है आपका बेसिकली, राइट। तो आपको कुछ डेफिनेशन हमेशा दिमाग में रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट जो है राइटर्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं आपके HRM के, तो इन सब के बारे में आपको हमेशा ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। तो और कुछ जो इंपॉर्टेंट आपके टर्म्स होते हैं ना, टर्मिनोलॉजीज होती हैं, तो आपके दिमाग में होनी चाहिए। जैसे स्केलर की बात करते हैं, यहाँ पे स्केलर वर्ड आपका आया ना, तो स्केलर वर्ड में जो हायरार्की की बात होती है, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए। लाइन स्टाफ मैनेजर से इनके बीच में जो डिफरेंस होता है ये बेसिकली क्लियर होना चाहिए, राइट। तो स्टाफ एडवाइजरी का काम होता है, लाइन जो है स्केलर प्रिंसिपल से बेस्ड होता है, हायरार्की पे काम करता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ें थी। अगर आपको इसमें भी कोई कन्फ्यूज़न अगर हो रही है, देखो नॉर्मल सी बात है, अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो उसको पूछो, तभी वो क्लियर होगी और आगे की चीज़ें तभी समझ में आएगी। और अक्सर इनके बीच में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है, कई बार हम लोग लाइन और स्टाफ मैनेजर के बीच में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, स्ट्रक्चर्स के बीच में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो कोई भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जो है डाल सकते हो, मैं आप लोगों के आंसर्स ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो सेशंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अपकमिंग टॉपिक्स। एंड ऑल्सो अगर आप कोई पर्टिकुलर किसी टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहते हैं HR से रिलेटेड, या आपको जो पेपर 1 से भी रिलेटेड किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।